का अर्थशास्त्र मैं अभी पढ़ा रहा हूं और अर्थशास्त्र में तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय के अंतर्गत आज यह तीसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज का जो टॉपिक है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आधारित है और उसके अंदर जो बताई जाएगी बात वहीं से लघु उत्तरीय कई बार प्रश्न पूछे हैं। आज का जो प्रश्न है वो है मुद्रा का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ मनी। परिचय अगर मैं कहूं तो मुद्रा का विकास कोई 1-2 महीनों की घटना नहीं है, कोई 1-2 सालों की घटना नहीं है। साल दर साल लंबे प्रयास मानव ने किए और लगातार प्रयास किए, तब जाके आज नोट के रूप में आप वस्तु विनिमय के लिए उसे मुद्रा के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। इससे नोट से भी हम आगे बढ़ चुके हैं, यानी प्लास्टिक मुद्रा का आज हम यूज कर रहे हैं। जो आपके समक्ष एटीएम कार्ड है उसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आगे बढ़ी है। सबसे पहले वस्तु विनिमय था, यानी बार्टर सिस्टम था। वस्तु विनिमय में वस्तु दे के वस्तु लिया जाता था। हम अपनी आवश्यकता की चीज सामने वाले व्यक्ति की आवश्यकता की चीज को दे के पाते थे और सामने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकता की चीज हमसे पाता था और हमारी आवश्यकता की चीज वो मुझे देता था। इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली आगे बढ़ी, लेकिन इस प्रणाली में काफी कठिनाइयां हैं। जैसा कि पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में मैंने बताया है वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाइयों को, तो बहुत सारी कठिनाइयां आई और उन कठिनाइयों के समाधान के लिए मनुष्य आगे बढ़ा और वस्तु मुद्रा यानी कोई खास वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाई जाने लगी। जैसे कुछ दिन नमक एक मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाया गया। तो जहां जिस चीज का क्राइसिस होता था, जिस चीज की कमी होती थी, वहां वो वस्तु लगभग मुद्रा के समान हो जाता था, यानी कि उस वस्तु के बदले कोई वस्तु आप ले सकते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए कि समुद्र जहां नहीं है या जहां नमक, समुद्र से पहले नमक तो नहीं निकलता था, पहाड़ों का नमक होता था, तो जिस इलाके में पहाड़ नहीं है वहां के लोग नमक को तरसते थे। अब अगर कोई नमक आता था बेचने तो लोग उसके आवश्यकता की चीज उसे दे के नमक खरीदते थे। यानी कि कुछ खास जो क्षेत्र की खास जो सामग्रियां थी वही मुद्रा बन गई, यानी कि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वही मुद्रा के रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी उसे ही हम वस्तु मुद्रा कहते हैं, यानी कमोडिटी मनी कहा जाता है। अब वस्तु मुद्रा में किसी खास वस्तु के एवज में आप कोई भी वस्तु किसी से ले सकते थे, या यूं भी कह लें कि वस्तु के बदले ही वस्तु, यही वस्तु मुद्रा, यानी कि मुद्रा के रूप में आप किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, आप वस्तु का ही उपयोग कर रहे हैं। कोई ना कोई वस्तु को दे के ही आप कोई ना कोई अपने आवश्यकता की चीज ले रहे हैं, यानी वस्तु ही मुद्रा थी। यानी वो सामान जो आप दे रहे हैं एज ए मनी, और उसके माध्यम से एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है। तो वस्तु विनिमय के बाद वस्तु ही मुद्रा हो गई, यानी वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद जो अगला स्टेप आया है मुद्रा का वो है धातु मुद्रा, यानी मेटलिक मनी। जब धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और इन सभ्यताओं के विकास के विकास का जो पहिया आगे बढ़ा है उसमें धातुओं का आविष्कार एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां पर लोहा, चांदी, सोना, लोहा, चांदी, सोना, पीतल, तांबा, इन सारे चीजों का खोज हुआ। इन सारे चीजों के बारे में लोग जाने और उसका प्रयोग करना सीखे। तो जब धातुओं का युग आया, मेटलिक एज आया, तो मेटल से यानी उन धातुओं से मुद्रा बनाया जाने लगा, यानी कि उन धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। अब अगर सोना है मेरे पास और नमक खरीदना है तो सोने का एक साधारण सा टुकड़ा उसको देंगे और वो हमें नमक देगा। तो जो भी सामान खरीदना है, लेना है किसी से, उसके बदले में धातु की कोई ना कोई वस्तु देनी पड़ती थी। अब उसमें सबसे महंगी जो धातु थी वो सोना थी, उसके बाद चांदी थी, उसके बाद अन्य धातुएं थीं। तो सारे धातु का एक वैल्यू, मूल्य था, लगभग माइंडसेट था लोगों को कि ये ज़्यादा महंगा है। तो
धातुओं का युग आया और धातु का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा, और इन धातुओं से ही व्यापार और आयात निर्यात क्रय विक्रय सारी चीजें इन धातुओं के माध्यम से की जाने लगी। अब मैटलिक युग के बाद यानी धातु मुद्रा के बाद, चूंकि जैसे जैसे जो चीज आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, तब अगले स्टेप में लोग बढ़ा है। अब धातु मुद्रा के साथ बहुत सारी कठिनाइयां थी। एक तो धातु भारी होता था, ज्यादा अगर आपको सामान खरीदना है तो ज्यादा धातु ले जाना है तो उसको ले आने में बहुत कष्ट था। दूसरी बात थी कि धातु को तोड़ना बहुत मुश्किल था। अब सोचिए कि अगर नमक खरीदना है, कम नमक खरीदना है तो कम सोना देना पड़ेगा, तो सोना तोड़ना ये बहुत ही क्रिटिकल काम था, बहुत ही कठिन कार्य था। तो इसलिए धातु मुद्रा में बहुत सारे दोष धीरे धीरे सामने आने लगे। ऊपर से धातु हर जगह नहीं मिल पाता था, धातु को शोधित करके यानी कि निकालना ये एक बहुत कठिन कार्य था। तो इस तरह से धातु मुद्रा में धीरे धीरे दोष उत्पन्न होने लगे, धातुओं से कठिनाइयां आने लगी। तो व्यक्ति फिर खोज में लगा, और फिर जो खोज हुआ है यानी मुद्रा का जो प्रचलन जो आया है वो है सिक्कों का प्रचलन, क्वाइंस का प्रचलन आया, क्वाइंस आ गए सोसाइटी में। तो सिक्के आए। अब सिक्के क्या थे? धातुओं के ही रूप थे, यानी सिक्के सोने के, चांदी के, लोहे के, पीतल के, इन चीजों के, तांबे के, इन चीजों को कटिंग करके सिक्का बनाया गया। अब सिक्के पर कोई जो ट्रूथफुल आदमी रहता होगा, विश्वस्त व्यक्ति रहता होगा, या जो जिस राज्य का राजा रहता होगा, उस राजा का उस पर मुहर लगता था। मुहर लग जाने के बाद वो लीगल हो जाता था, वैध हो जाता था, वो वैधानिक हो जाता था, और उस राज्य में वही सिक्का चलते रहता था। और उसी सिक्के की मदद से आप खरीदिए या कोई सामान बेचिए तो वही सिक्का आपको मिलेगा। तो इस तरह से सिक्के प्रचलन में आए। अब बात वर्तमान समय की, यहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि जो जितने भी सिक्के आप देख रहे हैं वो चाहे 1 रुपए के हो, 5 रुपए के हो, 10 रुपए के हो, ये सारे के सारे सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। क्लियर? तो जितने भी सिक्के हैं वो भारत सरकार जारी करता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आप 1 रुपए का नोट देखते होंगे, 1 रुपए का नोट और जितना भी सिक्का है वो सब का सब भारत सरकार जारी करता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। 1 रुपए का नोट बहुत कम के पास अब है और भारत सरकार कम जारी भी करती है। तो 1 रुपए का नोट और जितना भी सिक्का आप देख रहे हैं वो चाहे 5 का हो, 10 का हो, 1 का हो, 2 का हो, ये सारे के सारे सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं वर्तमान समय में। अब सिक्के के बाद मुद्रा का जो अगला चरण है वो है पत्र मुद्रा यानी पेपर मनी। पत्र मुद्रा जो वर्तमान में आप लेके घूमते हैं अपने पॉकेट में, ये 50 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है, ये 10 का नोट है, 20 का नोट है, इसी को पत्र मुद्रा कहते हैं। अब इस पत्र मुद्रा पे बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, कई भाषाएं, जो देश में भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं, लगभग 16 की संख्या में उस पर भाषाएं अंकित है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों का बहुत सारा मतलब है। लेकिन आप सीधी सी बात समझिए कि जितने भी नोट हैं वर्तमान समय में जो रिजर्व बैंक द्वारा जारी हैं, 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करता है, बाकी जितने भी नोट हैं 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट या 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, 1000 के नोट या 2000 के नोट, ये सारे के सारे नोट जो हैं वो रिजर्व बैंक जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। तो 1 नंबर का जीके एकदम गांठ बांध लीजिए कि 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के हैं वो सब भारत सरकार जारी करता है, और जितने भी नोट हैं 1 रुपए को छोड़कर वो सब का सब रिजर्व बैंक जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। तो वर्तमान समय में पत्र मुद्रा ये बेहद सुविधाजनक मुद्रा का माध्यम बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, ये हल्का होता है, ये जल्दी
सड़ता नहीं है, जल्दी खराब नहीं होता है और ये लीगल है। भारत सरकार ने इसको मान्यता दी हुई है। भारत सरकार तो जितने भी सिक्के अभी चल रहे हैं और जितने भी पेपर मनी चल रहे हैं यानी पत्र मुद्रा चल रहे हैं, जितने भी नोट चल रहे हैं, वो सब के सब लीगल हैं। हाँ, तो पत्र मुद्रा ये वर्तमान समय में प्रचलित सबसे अच्छी मुद्रा के रूप में जाना जाता है और धड़ल्ले से प्रचलन में है। अब जरा एक चीज़ और जान लीजिए कि सिक्का और पत्र मुद्रा, जितने भी सिक्के हैं और जितना भी पत्र मुद्रा है यानी कि जितने भी प्रकार के नोट हैं, वो सब का लीगल टेंडर है, यानी कि वो सब वैधानिक है, वो सब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर आप किसी व्यक्ति से कोई सामान लिए और अगर आप उसको सिक्का देते हैं या उसको कोई नोट देते हैं तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है? उसको स्वीकार उसी नोट के रूप में उसको करना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि हमको सोना दो, हम चांदी लेंगे इसके बदले, तो नहीं चलेगा। ये अवैधानिक बात हुई, ये संविधान प्रदत्त नहीं है। तो जिस चीज़ को सरकार ने लीगल टेंडर दे दिया यानी कि उसको मान्यता दे दी, उसको वैधानिक बता दिया, वही मुद्रा के रूप में प्रचलित होता है। अब समझिए, अगर सरकार इस कलम को वैधानिक मान्यता प्राप्त कर दे कि नहीं, यही विनिमय का यही माध्यम होगा, इसी के को दे के आप खरीद सकते हैं कोई सामान और इसका ये मूल्य होगा, तो यही मुद्रा हो जाएगी, यही विनिमय का माध्यम हो जाएगा। तो ये सरकार के हाथ में है कि किस चीज़ को वो लीगल टेंडर देती है, किस चीज़ को वैधानिक मानती है। तो दो चीज़ें जो है, सिक्का और पत्र मुद्रा, ये बिल्कुल वैधानिक है और विनिमय का प्रमुख माध्यम आज के समय में बना हुआ है और जिस पर लोगों को भरोसा है, विश्वास है, ठीक है? अब आते हैं सबसे लास्ट, मुद्रा के विकास में सबसे लास्ट आयाम पर। सबसे लास्ट का आयाम है साख मुद्रा। अब इस पर विस्तृत चर्चा होगी और इससे संबंधित एक लघु उत्तरीय प्रश्न डील किया जाएगा। संक्षिप्त रूप में आपको, चूंकि मैं मुद्रा का इतिहास पढ़ा रहा हूं, इसलिए संक्षिप्त रूप में इस पर चर्चा करना बेहतर होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है। साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। साख मतलब होता है विश्वास और मुद्रा का मतलब रुपया, यानी ऐसी वस्तु, ऐसा चीज जिस पर फेथ हो, लोगों का विश्वास के साथ उसका यूज होता हो। तो साख मुद्रा के रूप में, यानी नोट नहीं है आपके पास, रुपया नहीं है, सिक्के नहीं हैं आपके पास अभी, बाद में हो सकते हैं हो जाएं, तो आप कुछ और चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं नोट के रूप में, मुद्रा के रूप में। उसी को हम कहते हैं साख मुद्रा, क्रेडिट मनी, और वो मूलतः विश्वास पे आधारित होता है। विश्वास पे ही उस चीज के द्वारा आप आयात निर्यात या क्रय विक्रय कर सकते हैं। साख मुद्रा जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र और यात्री चेक, ये सभी के सभी साख मुद्रा के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ये सभी के सभी साख मुद्रा हैं। तो एक एक करके चीजों पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, कि चेक जो है, चेक आपने नाम सुना होगा चेक का। बैंक में आप अगर जाते होंगे तो बहुत लोग चेक भंजाने जाते हैं, या आपके पापा किसी को चेक काट के देते हैं। मान लीजिए कि आप के पापा से कोई आया कि हमको 10,000 रुपया दीजिए, तो उनके पास कैश यानी कि नोट के रूप में पत्र मुद्रा ना हो, नोट के रूप में रुपया ना हो 10,000, तो वो कहते हैं कि अच्छा रुको हम चेक काट देते हैं, मतलब आपको चेक काट के दे रहे हैं। अब बैंक, जिस बैंक में उनका खाता है, वो बैंक उनको चेक दिया हुआ है, 10, 20, 50 या 100 पन्ने का चेक होता है, वो दे दिया है। तो चेक पर वो इतना बड़ा एक चेक होता है, चरखूंट के आकार का, थोड़ा लंबा टाइप का ज़्यादा होता है। अब उस पर वो अपना, उनका खाता संख्या अंकित होता है, वो अपना नाम लिखते हैं, कितना पैसा देना है वो लिखते हैं, और लिख के जिस व्यक्ति के नाम से चेक देना है उसके पीछे, यानी चेक के पीछे उस व्यक्ति का नाम लिख के गोल घेर देते हैं, और गोल घेर कर नीचे अपना सिग्नेचर कर देते हैं। अब
फाड़ के उस व्यक्ति को दे देते हैं। अब वो व्यक्ति उस चेक को लेके, उस पन्ने कागज के टुकड़े को लेके बैंक में जाता है और बैंक वाला उस चेक को पलट के देखता है, खाता नंबर तो देख ही लिया, कितना पैसा देना है इनको वो भी देख लिया। अब वो जांच करना चाहता है कि सही व्यक्ति है कि नहीं, इसी को क्या चेक इसी को कटा है या इसको और किसी माध्यम से चेक मिला है। तो वो कहता है कि आप यहाँ सिग्नेचर कीजिए। तो वो व्यक्ति सिग्नेचर करता है, तो ऊपर में जो आपके पापा उस समय इनका सिग्नेचर करवाए थे और नीचे अपना सिग्नेचर किए थे, उस सिग्नेचर से बैंक मिला लेता है कि अमुक व्यक्ति ये सही आया है, तो उसको उतना पैसा दे दिया जाता है। तो चेक ये खाता धारक द्वारा बैंक को दिया गया आदेश है, जिसमें खाता धारक उस चेक पर अंकित राशि बैंक को आदेशित करता है कि जो व्यक्ति चेक लेके गया है उसको उतनी राशि मिल जानी चाहिए। अब बैंक सिर्फ यही देखेगा कि वो जो खाता धारक का चेक आया है, यानी आपके पापा का जो चेक आया है, तो आपके पापा के अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं है। अगर नहीं उतना पैसा है तो इसी को कहा जाता है कि चेक बाउंस कर गया। ये धोखाधड़ी टाइप का होता है कि पैसा है नहीं, आपने चेक काट दिया, तो चेक बाउंस इसी शब्द को कहा जाता, इसी घटना को चेक बाउंस कहा जाता है। तो चेक जो है ये एक साख मुद्रा है, ये विश्वास पर दिया जाता है, विश्वास वाली मुद्रा है। आखिर बैंक को आप पर भरोसा है या बैंक को आपके जिसको आप पैसा दे रहे हैं उस पर भरोसा है, तो ये पूरी तरह से भरोसे का मामला है। मान लीजिए पापा आपके किसी को चेक काटे, तो वो उस पर भरोसा है तब तो काटे, तब तो उसको दे रहे हैं पैसा, तब तो उसके नाम का चेक काट रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह से साख पर आधारित, विश्वास पर आधारित ये एक मुद्रा का पत्र है या मुद्रा पत्र है। ठीक है, अब आते हैं आगे। दूसरा जो है वो है बैंक ड्राफ्ट। इस पर विस्तृत अभी चर्चा करनी बाकी है हमें, क्योंकि शॉर्ट में हम चल रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर बड़ी गहराई से चले तो। चूंकि इस पर वीडियो लॉन्ग बनना है इसलिए शॉर्ट में चल रहे हैं। अब एक होता है बैंक ड्राफ्ट, इसको भी साख मुद्रा क्रेडिट मनी कहा जाता है। बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है कि जैसे आपको दिल्ली पैसा 1 लाख किसी को देना है, लेकिन आप बैग में भर के ले जाना नहीं चाहते हैं और आपका खाता SBI के अकाउंट में, SBI बैंक में है, तो आप SBI बैंक में अपने बैंक में जाते हैं और कहते हैं, एक फॉर्म लेते हैं जिसको कहा जाता है बैंक ड्राफ्ट फॉर्म, और उस फॉर्म को भरते हैं। उसमें आप सारा कुछ लिखते हैं कि हमको ये पैसा या बैंक ड्राफ्ट किस नाम से बनवाना है। अब आप जैसे ही बैंक में जाएंगे और कहेंगे कि हमको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, तो बैंक वाला आपसे कहेगा कि ये ड्राफ्ट का फॉर्म है, इसको भर के लाइए। तो उसमें आपको भरना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, कितने पैसे का बनवाना है। तो ये सारी चीज़ें, जानकारियाँ उसमें आप अंकित करेंगे, बैंक वाले को दे देंगे, बैंक वाला ले लेगा। लेके आप जिस व्यक्ति के नाम से आप कटवाना चाहते हैं बैंक ड्राफ्ट, उस व्यक्ति के नाम से बैंक बना देगा बैंक ड्राफ्ट। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। यानी कि 1 लाख रुपया बैंक रख लिया और 1 लाख का एगो बैंक ड्राफ्ट कागज पर लिख के 1 लाख रुपया, आ कौन सा व्यक्ति है उसका नाम, ये सब लिख के सिग्नेचर मुहर करके अपना आपको दे दिया। अब आपके पास एक बस पन्ना है छोटा सा। अब ये ले जाना आसान है कि नहीं दिल्ली आपको? अब उसको पॉकेट में रखिए, चल दीजिए दिल्ली आप चले गए, दिल्ली गए, और उस जो व्यक्ति को देना है उस व्यक्ति को आप दे दीजिएगा, इधर लो भैया ये बैंक ड्राफ्ट है, अपना भंजा लेना। अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि उस बैंक ड्राफ्ट को लेके जाएगा और जिस ब्रांच का उस पर लिखा हुआ रहता है, दिल्ली कौन से ब्रांच का या मुख्य ब्रांच का, दिल्ली के मुख्य जो ब्रांच होगा वहीं पर ज़्यादातर बैंक ड्राफ्ट भंजता है। तो मुख्य ब्रांच में जाएगा और वहाँ पर ब्रांच वाले उसको लेके चेकआउट करेंगे, या यूँ कहें कि उसको अब वो पैसा डायरेक्टली उसको नहीं मिलेगा, उसके खाते में मिलेगा। वो अपना खाता नंबर लिख के देगा कि सर इस खाते में इस बैंक ड्राफ्ट वाले पैसे को डाल देना है, तो वो बैंक उसके खाते में पैसे डाल देगा, काम खत्म हो गया। अब वो हमको जो जाना था दिल्ली, हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम बैंक ड्राफ्ट बैंक से बनवा लेते
अपने बैंक से बैंक ड्राफ्ट बनवा लेते 1 लाख रुपए का, जिसको देना है उसके नाम से, और वो बैंक ड्राफ्ट को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसके घर पे भेज देते, स्पीड पोस्ट कर देते, तो चला जाता उसके घर दिल्ली, और अब वह उस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा लेता। तो ये सुविधा तब की है जब ये गूगल पे, पेटीएम, ये जो नेट वाली सिस्टम है, नेट बैंकिंग वाली जो सिस्टम है, वो नहीं थी। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मकबूल था बैंक ड्राफ्ट सिस्टम। उस मतलब ट्रांजैक्शन करने का माध्यम, एक दूसरे के खाते में भेजने का, पैसा एक जगह से दूसरी जगह बड़ा अमाउंट जो है ले जाने का माध्यम, यही बैंक ड्राफ्ट हुआ करता था। खैर, आज इसका महत्व थोड़ा घटा है, क्योंकि आज तो घर बैठे मोबाइल से ही पैसा एक दूसरे खाते में आप डाल देते हैं, पेटीएम से या गूगल पे से, या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। तो ये चेक है, ये बैंक ड्राफ्ट हुआ, ये भी साख पत्र है। अब एक विनिमय बिल होता है। विनिमय बिल का मतलब ये एक तरह का, मान लीजिए बिल है, जैसे आपको बिजली बिल आता है ना, बिजली बिल, वो वही बिल है, मान लीजिए विनिमय बिल। अब वो बिल आया तो उससे क्या पता लगा आपको कि आपको वो बिजली जो आपके यहाँ प्रोवाइड करा रही है उस कंपनी में, उस कंपनी को इतना पैसा देना है। तो बिल का मतलब है कि वो आपको बिल के माध्यम से बताया कि इतना पैसा आपको अदा करना है, और आप इसी बिल को लेके जाएंगे उसके काउंटर पर, अदा कर दीजिए, या आप अब आज के समय में तो घर बैठे हुए बिल पे कर दीजिए मोबाइल से, गैस का बिल पे कर दीजिए मोबाइल से, तो हर बिल मोबाइल से आप पे कर रहे हैं। एक और चीज़ होता है हुंडी। इसके बारे में विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में मैं करूंगा, जब हम साख मुद्रा के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो ये भी एक साख मुद्रा है। फिर एक प्रतिज्ञा पत्र भी होता है, ये भी साख मुद्रा होता है। यात्री चेक होता है, ये भी साख मुद्रा। तो ये सारे के सारे साख मुद्रा हैं। अब इन पर पूरा एक वीडियो बनेगा, चेक क्या है, बैंक ड्राफ्ट क्या है, पूरा विस्तृत चर्चा इस पर चलेगी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, यहाँ साख मुद्रा से ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे या आपको लघुतरीय प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। तो अब एक चीज़ और है कि सिक्का और पत्र मुद्रा, ये तो लीगल टेंडर है। किसी व्यक्ति को आप सिक्का के रूप में या रुपया के रूप में भुगतान करते हैं। आपने जीन्स खरीदा और कहिएगा कि 100 रुपये का जीन्स है तो 100 रुपये आप दीजिएगा, 100 का नोट निकाल के। तो वो दुकानदार नहीं कह सकता है कि ना हम 100 रुपया ना ले, हमरा 100 रुपये का सोना ला के दा। वो नहीं कह सकता है। वो ऐसा नहीं कह सकता है कि 100 रुपये हम नहीं लेंगे, 100 रुपये का सब्जी खरीद के दो, माने सब्जी के रूप में हम लेंगे, ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि सरकार ने रुपया यानी कि पत्र मुद्रा और सिक्का दोनों को लीगल टेंडर यानी वैधानिक बताया है, और इन्हीं के माध्यम से सारा आयात निर्यात क्रय विक्रय सब हो रहा है। लेकिन ये जो साख मुद्रा है ये लीगल टेंडर नहीं है, ये लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि ये लीगल बहुत ज्यादा नहीं है। ये निर्भर करता है कि अगला जिसको आप चेक दे रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, वो स्वीकार करे या ना करे। मान लीजिए आपके पापा से हम गए कि 10,000 रुपया लाइए, हम पहले कभी दिए थे तो हम गए कि 10,000 रुपया लाइए, हमको बड़े दिन दिए हुए हो गया। तो बोलेंगे कि ऐसा है कि अभी तो कैश एकदम पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चेक काट देता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि ना, हम चेक ना ही ले, मतलब हम चेक नहीं लेंगे, हम कैश लेंगे, कैश जिसको सरकार ने मान्यता दिया है, जो लीगल टेंडर है रुपया को, वो लेंगे। तो ये जितने भी चीज है, बैंक ड्राफ्ट, चेक, विनिमय बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, इसको व्यक्ति लेने से इनकार भी कर सकता है। आप कुछ कबार नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ये उसकी मर्जी पर आधारित है। ले लेता है लोग, चूंकि जानता है कि भाई चेक है, जाके भंजा लेंगे। यही ना कि बैंक जाना पड़ेगा और निकाल लेंगे पैसा। यही ना कि बैंक ड्राफ्ट में थोड़ी सी बैंक जानी पड़ेगी हमको, और ये सब थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाएगा। लेकिन लोग कहता है, ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये सामने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है भाई। वो कह देगा कि नहीं हम चेक नहीं लेंगे। बहुत लोग हैं जो कहता है कि नहीं चेक से पैसा नहीं लेंगे, हम कैश लेंगे। बहुत लोग कहता है कि हम बैंक ड्राफ्ट ना ले, हमको कैश चाहिए। तो
अगर वो कह दिया कि कैश चाहिए तो आप दबाव नहीं डाल सकते या कानून में नहीं चले जाइएगा, कोर्ट में नहीं चले जाइएगा कि हम बैक ड्राफ्ट नहीं स्वीकार कर रहा है या चेक नहीं स्वीकार कर रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसको लीगल टेंडर नहीं है, ये सरकार ने इसको वैधानिक नहीं माना है। ये चॉइसेबल है, आप चॉइस कर सकते हैं, या आप एक्सेप्ट कीजिए तो ठीक है ना, एक्सेप्ट कीजिए तो भी ठीक है। तो ये चॉइसेबल है, लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर बस दो ही को है, सिक्का को है और पत्र मुद्रा को है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि मुद्रा का विकास और ज़्यादा क्या हुआ, और ज़्यादा मुद्रा का विकास प्लास्टिक मुद्रा के रूप में हो गया है। तो आप जोड़ सकते हैं एक पॉइंट ऑफ प्लास्टिक मुद्रा। अब प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत कौन कौन आएगा, एटीएम आएगा, जितने सारे एटीएम हैं। तो एटीएम भी कई प्रकार के होते हैं, जब बात आएगी एटीएम की तो उस पर विस्तृत चर्चा होगी। तो एटीएम भी जिसे हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, ये एक आधुनिक मुद्रा का रूप है, आधुनिक विनिमय का माध्यम है। ठीक है, तो आज चर्चा मुद्रा के विकास पर ही हुई। अब थोड़ी सी एक और बात रह गई, वस्तु मुद्रा जब थी, यानी वस्तु के माध्यम से जब व्यापार होता था या वस्तु के माध्यम से आयात निर्यात होता था, वस्तु के माध्यम से क्रय विक्रय होता था, तो वस्तु ही जब मुद्रा थी तो वो तीन रूपों में थी। पहला आखेट युग था, दूसरा चारागाह युग था और कृषि युग था। ये सभ्यता का विकास का जो दौर है उसमें एक आखेट युग था। इस युग में क्या करता था लोग, इस युग में हंटिंग ये जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इस युग में लोग गाय भैंस बैल चराता था, वही से अपना जीवन यापन चलाता था। तो उस वक्त गाय भैंस बैल बकरी हिरन जो भी वो पाले हुए हैं उसका खाल या कुछ ऐसे हथियार, चमड़ा, दांत, खूड़, सींग, ये सब के माध्यम से विनिमय होता था, ये सब के माध्यम से क्रय विक्रय होता था। समझे कि नहीं? तो जब लोग शिकार करता था उस वक्त क्या उनके पास होंगे, तो उस वक्त शिकार करके मांस वगैरह तो खा जाता होगा, लेकिन उसका खाल ये महंगी चीज थी उस वक्त ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हथियार यानी कि जो हड्डियां हैं उनसे घिस घिस कर उसको हथियार बनाया जाता था, उसका महत्व बहुत ज़्यादा था। चमड़ा का महत्व बहुत ज़्यादा था। दांत, खूड़, सींग, इस सब का महत्व ज़्यादा था। तो जिस दौर में सभ्यता रही है उस दौर में जो वस्तु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वही वस्तु मुद्रा थी, यानी कि वही रुपया पैसा था। उसी का महत्व ज़्यादा था, उसी के माध्यम से चीज़ों को आप ले सकते थे, दे सकते थे, खरीद सकते थे, बेच सकते थे। तो आखेटक युग में खाल, हथियार, चमड़ा, दांत, खूड़, सींग, ये सब चीज़ जो था ये विनिमय का माध्यम था, यानी यही वस्तु जो थी वो मुद्रा थी, रुपया थी। ठीक है, अब उसके बाद वस्तु मुद्रा में ही दूसरा युग आखेटक के बाद आया है चारागाह युग, यानी कि पास्ट्रोल एज। इसमें क्या था कि लोग गाय भैंस चराते थे। अब इसमें जो है आखेटक युग में इसमें मुख्यतः शिकार वगैरह होता था और शिकार से जो भी प्राप्त हो जाता था उसमें जो ज़्यादा मूल्यवान था वही उसी के माध्यम से क्रय विक्रय होता था। लेकिन चारागाह युग में लोग क्या करने लगा, चरवाही करने लगा, गाय बकरी भेड़ ये सब पालने लगा और इन जीवों को चराता था और उन्हीं का दूध और उनसे जो प्राप्त चीज़ें थी वही सामान का क्रय विक्रय होते रहता था। अब जैसे गाय चरा रहा है तो दूध और दूध से बने हुए कुछ सामान, ये इसका क्रय विक्रय होता होगा, यानी कि वही माध्यम होगा क्रय विक्रय का। बकरी या भेड़ या ऊन, अब भेड़ पाले हुए तो उसका जो ऊन है उससे कम्बल बना रहा है या कुछ और काम कर रहा है, या वही ऊन जो है वो क्रय विक्रय का माध्यम बना हुआ है। तो चारागाह युग में ये सब चीज़ें ये सब जो वस्तु है ये मुद्रा का माध्यम था। फिर आया कृषि युग, एग्रीकल्चर एज। इसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर एज में जितने भी अनाज उपजते थे वही विनिमय के माध्यम थे। चावल दो गेहूं लो, सब्जी दो चावल लो, ये सब चीज़ें थी। तो अनाज, बादाम, तंबाकू, अंडा, ये सब जो था कृषि युग में
एक तरह से मुद्रा था और इसी के माध्यम से क्रय विक्रय होता था। तो इस तरह से मैं जिस तरह से टेबल बनाया हूँ, परीक्षा में अगर आप इस तरह से टेबल बना के एक एक चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो संभवतः आपको नंबर अच्छे मिलने चाहिए। अब हम यहाँ थोड़ा भूल गए थे, इसलिए इसको बाद में व्याख्यायित किए, व्याख्या बाद में हो पाई, लेकिन इसी के साथ आप व्याख्या करते तो कीजिएगा जब आप लिखिएगा परीक्षा में। तो बाकी सब पर अगर 4-4 5-5 लाइन भी अगर लिख देते हैं तो एक अच्छा सा आंसर बन जाता है, और 1.5-2 पन्ना तो ज़रूर घिर लेगा, एक आध पन्ना तो यही घिर लेगा आपको, या आधा पन्ना से ऊपर तो यही घेर लेगा। उसके बाद अगर आप लिखते जाते हैं, सबकी व्याख्या करते हैं, या 10 की भी, 5 की भी, 3 की भी व्याख्या करते हैं, तो 1.5 पन्ना 2 पन्ना तक खींच ले जाते हैं। तो ये एक संपूर्ण सा आंसर हो जाता है, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में इतना काफ़ी है। तो ये आज का वीडियो था दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर आधारित, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हुए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।